सो गाइस आज ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है या कोई कोर्स में भी आपने सीखा होगा ऑप्शन चेन एनालिसिस, बट देन चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं करती हैं क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो प्रैक्टिकली ऑप्शन चेन एनालिसिस को यूज़ करके हम अपनी ट्रेडिंग में एज कैसे ला सकते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो आज आपको मैं कहीं ना कहीं सिखाने की ट्राई करूंगा। अगर ये वीडियो आपने टू द एंड देखा देन यू विल श्योरली कीप मी इन योर गुड बुक्स। सो बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस ऑप्शन चेन एनालिसिस समझने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बट देन बहुत लोग नए लोग होते हैं जो वीडियो पे पहली बार आते हैं। तो ऑप्शंस जो है दोस्तों वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है और ऑप्शंस में बेसिकली दो टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन जिसको कि हम सीई बोलते हैं, एक होता है पुट ऑप्शन जिसको हम पीई बोलते हैं। ई इसके लिए होता है दोस्तों क्योंकि इसको हम डिफाइन करते हैं कि यूरोपियन ऑप्शन। ऑप्शन में दो टाइप के होते हैं, अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन। पर अब अमेरिकन ऑप्शन की हमें बात नहीं करनी है क्योंकि इंडिया में हम जो यूज़ करते हैं वो है यूरोपियन ऑप्शन, इसलिए हम फिलहाल यूरोपियन ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा दूसरी बातें करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हम कैसे यूज़ करते हैं प्रॉफिट करने के लिए, वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑप्शन में जैसे एज अ बायर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज अ बायर। तो अगर मेरा व्यू बुलिश है, मैं समझता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा, तब मैं जाके कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। एज अ बायर मेरा व्यू होना चाहिए बुलिश, ऊपर जाएगा मार्केट ऐसा। और अगर मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ दोस्तों तो एज अ बायर मेरा जो व्यू होएगा वो बेरिश होएगा। अगर मेरा व्यू बेरिश है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो ही मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा और तो ही मुझे उसमें पैसे बनेंगे। और अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा तो मेरा जो व्यू है वो कंपलसरी बुलिश होना चाहिए। लेकिन अब हम आ जाते हैं एज अ सेलर। तो सेलर के पास ज़्यादा एज क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उसका जो व्यू है वो दो चीज़ों में डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले आपके पास एक ही व्यू है कि डायरेक्शनल व्यू होता है, लेकिन जो सेलर है उसके पास डायरेक्शनल प्लस नॉन डायरेक्शनल। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो भी ऑप्शन सेलर कमाएगा, और अगर उसने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो अगर मार्केट नीचे चला गया तो भी कमाएगा। लेकिन सेम अगर उसने पुट ऑप्शन सेल किया है और मार्केट साइडवेज रह गया, उधर का उधर ही रह गया तो भी वो कमाएगा, या मार्केट ऊपर चला गया तो भी वो कमाएगा। तो जो ऑप्शन सेलर होता है दोस्तों वो दो कंडीशन में कमाता है, लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है वो एक ही कंडीशन में कमाता है। एक्चुअली तो ऑप्शन सेलर है वो ऐसे भी कमाता है कि अगर उसके अगेंस्ट चला गया लेकिन माइल्डली थोड़ा सा ही गया तो भी उसको पैसे बनेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए ओवरऑल जो ऑप्शन सेलर है उसके पास पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये होता है सिंपल कॉल और पुट और ऑप्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं गाइस। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस पे कि ऑप्शन चेन क्या होता है। तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन। आपको अगर देखना है तो एनएससी की वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगा एनएससी ऑप्शन चेन। ऐसा आप सर्च करोगे इधर गूगल में तो आपको ये सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आ जाएगी ऑप्शन चेन की, और ये इस टाइप का पेज खुल जाएगा दोस्तों। तो इसको हम ऑप्शन चेन बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें नहीं है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इधर ऊपर आप देख रहे हो सिंबल निफ्टी सिलेक्ट किया गया है, और इधर अगर आपको कोई स्टॉक का देखना है ऑप्शन चेन तो आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी की जगह। और कौन सी एक्सपायरी डेट, जैसे एक्सपायरी डेट में भी आपको बताऊं तो इंडेक्स है उसमें वीकली एक्सपायरीज आती है। जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं उसमें मंथली एक्सपायरीज चलती है। तो अगर आप इंडेक्स का देख रहे हो तो वीकली एक्सपायरीज वाइज भी देख सकते हो कौन से वीक की एक्सपायरी देखनी है। और फिर ये एक पूरा ऑप्शन चेन है गाइस। ऑप्शन चेन को अब आप ऊपर से देखोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या है, इतने सब कॉलम्स है, किस चीज़ के हैं। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऑप्शन जो होते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस चल रही होती है हमेशा उसको हम एट द मनी बोलते हैं। जो मनीनेस ऑप्शन होता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ ताकि हम आगे बढ़े। तो उससे पहले पुरानी चीज़ें क्लियर होती जाए ताकि कहीं हम अटके नहीं। तो अब हम समझेंगे जो मनीनेस ऑफ ऑप्शंस। तो गाइज ऑप्शंस की मनीनेस में तीन ही चीज़ होती है जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। एक होता है एटीएम, एक होता है आईटीएम और एक होता है ओटीएम। तो इसका मीनिंग क्या है? तो एटीएम का मतलब एट द मनी, और जो आईटीएम है वो इन द मनी होता है, और जो ओटीएम गाइज वो आउट ऑफ द मनी होता है। बस ये तीन चीज़ें ही हैं ऑप्शन के। अगर मनीनेस के बारे में आपको समझना है, लेकिन ये तीन चीज़ क्यों है, ये मतलब तीनों में डिफरेंस क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू का ही डिफरेंस है गाइस। जो इन द मनी होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जो आउट ऑफ द मनी होता है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। इन द मनी में होता है, आउट ऑफ द मनी में नहीं होता है। और एटीएम में कभी होता है कभी नहीं होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। अब वापस से हम आ जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे गाइस। तो एनएससी की वेबसाइट पे ये ऑप्शन चेन तो हमने ओपन कर लिया।
अब इस ऑप्शन चेन में हमें देखना क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इधर हमें ये OI दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है चेंज इन OI। वो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सेम ये पुट साइड पे ये जो है ये कॉल साइड का डेटा है, और इधर ये पुट साइड का डेटा है, चेंज इन OI और OI ये दोनों पुट साइड का डेटा है। अब इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें भी है, बिड आस्क ये वो सब, तो लास्ट एडिट प्राइस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। लेकिन अब ये तो आपके ब्रोकर के टर्मिनल में भी आपको देखने मिल जाएगी जब बाई सेल करने की कोशिश करोगे। तो फिलहाल ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये इतनी चीज़ें कोई काम की नहीं है। ये वॉल्यूम भी फिलहाल हमें, अगर हम स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करें तो उसमें वॉल्यूम देखा जाता है कि भाई कितना चल रहा है, लेकिन अब नॉर्मल इंडेक्स में वॉल्यूम क्या देखोगे, वो तो अच्छा खासा वॉल्यूम चल ही रहा होता है, उसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वॉल्यूम अगर आपको सिर्फ स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तब उस वक्त देखना होता है। तो बाकी जो मेन चीज़ बची है वो यही बची है, OI और चेंज इन OI। अब आपको मनीनेस जैसे मैंने आपको बताया, तो वो आपको एक इजी ट्रिक बता देता हूँ कि ये जितना भी हाईलाइटेड कलर है येलो कलर में, ये ITM है। इधर आप देखोगे पुट साइड पे ये जितना भी हाईलाइटेड है ये ITM है, और जितना भी ये वाइट कलर में है दोस्तों ये OTM है। इसमें वाइट कलर कॉल साइड पे ये रहा, ये OTM है। इसमें इंटेंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। इसके लिए आप इसके ओवरऑल प्रीमियम्स भी देखोगे तो काफ़ी कम है। इधर आप प्रीमियम्स देखोगे तो काफ़ी मोटे, क्योंकि उनमें इंटेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है, इधर खाली टाइम वैल्यू है। सेम ऐसे ही इधर खाली टाइम वैल्यू है, इधर इंटेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू प्लस इंटेंसिक वैल्यू। इसके लिए इसके जो प्रीमियम्स है वो थोड़े मोटे भी हैं। अब ठीक है, अब हम समझते हैं कि OI और चेंज इन OI को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे और हमारे वो क्या काम आएगा गाइस। तो इसमें सबसे पहले नॉर्मल जो तरीका है, बेसिकली लोग क्या करते हैं, इधर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ढूंढने की ट्राई करते हैं ऑप्शन चेन को देख के, लेकिन वो ऑफकोर्स कैसे ढूंढते हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो हम क्या देखते हैं कि कौन से तरफ ज़्यादा OI है। अब इधर आप देखोगे तो सबसे मैक्सिमम OI 2,73,000 19,500 के कॉल ऑप्शन में है। इसका मतलब ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कोई सेलर है या बहुत सारे अलग अलग सेलर्स हैं जिनने 19,500 के जो कॉल ऑप्शंस हैं वो सेल किए, क्योंकि उनको लगता है कि 19,500 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। और सेम पुट साइड पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम OI जो 100 से, एक काम कर 200 पॉइंट की जो रेंज है ना उसमें ही हम देखते हैं ज़्यादातर। 200 पॉइंट की रेंज में आपको सबसे मैक्सिमम जो OI दिखेगा ना, हम उसी की बात करेंगे। तो हम ऐसा बोल लेंगे कि फिलहाल इधर सबसे मैक्सिमम OI इधर ही दिख रहा है 298 का, ये है 19,400 पे। तो इसका मतलब कल के लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस या मार्केट की एक ब्रॉडर अगर आपको रेंज समझनी है तो मार्केट की रेंज हम ऐसा बोल लेंगे कि 19,400 से लेके 19,500 कल के एक्सपायरी के लिए रह सकती है, क्योंकि जो मैक्सिमम OI है वो उस तरफ डिप्लॉयड है। वो मैक्सिमम OI उस तरफ डिप्लॉयड है, प्लस चेंज इन OI अगर आज यहाँ पे आप देखोगे तो सेम, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम OI है गाइस उधर एक्चुअली में OI कल कम था, आज 1,11,000 OI ऐड किया गया। मतलब कल 162K था, आज ये 1 लाख फिलहाल मार्केट चालू है। अभी जो डेटा है 3 मिनट पे रिफ्रेश होता है तो 3 मिनट पहले तक का ये डेटा है कि 1,11,000 OI ऐड कर दी गई है, और अभी ये हो गई है 2,73,000 लॉट्स। तो 1,11,000 नई OI जुड़ी है, इसका मतलब इतने नए लॉट्स यहाँ पे सेल हुए हैं 19,500 के। तो ये जो नए लॉट सेल हुए, जो सेलर्स हैं ये कॉन्फिडेंट है कि जो मार्केट 19,500 के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा उन लोग का असम्पशन है। क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं, किसी ने सेल किया तो किसी ने बाय भी किया है, पर हम जो बायर है उसको हम थोड़ा सा वीकर हैंड समझते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम पे पैसे खोते हैं स्टॉक मार्केट में। और जो सेलर है उसने सेल किया है तो उसके बाद ज़्यादा अच्छी एनालिसिस होगी, उसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं। और बायर और सेलर में ये भी फ़र्क होता है कि बायर का जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है, लॉस है वो लिमिटेड होता है, लेकिन सेलर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है और जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि सेलर मैक्सिमम कमा क्या सकता है। तो ये जो प्रीमियम है गाइस 28 पॉइंट का, यही कमा सकता है, उसके आगे उसको कुछ मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर कल 500 पॉइंट भी बढ़ गया तो बायर जो होगा उसको वो 500 पॉइंट का भी बेनिफिट मिलेगा गाइस। तो बायर के पास पोटेंशियल अनलिमिटेड है, लेकिन सेलर के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको बताया, दो तरफ वो कमाता है और एक ही साइड है जहाँ पे जो बायर है वो कमाता है गाइस। तो ये इस तरीके से फिलहाल दिख रहा है। अब हम यही चीज़ पुट के डेटा में देखेंगे, तो पुट के साइड पे इधर आके आप देखोगे
तो ये है 19,400 में इधर देखोगे 2,98,000 पुट का ओवाई खड़ा है और 167 इसमें से आज ही नए ऐड किए गए। इसका मतलब कल तक ये जो था, ये जो 298 इसमें से 167 माइनस कर देंगे, मतलब कल तक ऐसा हम बोल सकते हैं 131 के था, लेकिन यहाँ पे अभी जो नए ऐड हो गए उसके हिसाब से अभी ये 298 के पहुंच चुका है जो ओआई है पुट साइड का गाइस। तो ऐसा इसके लिए अब ये हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि 19,400 से 19,500 की ये एक रेंज हो गई है कल के लिए मार्केट के लिए। अब क्या ये रेंज 100% वर्क करेगी, क्या ये एक्यूरेट है, इस तरीके से ही होएगा? तो ऐसा नहीं होता है गाइस, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऐसे तो हर जगह पे बन जाएंगे तो क्या कभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कभी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा सपोर्ट मिलते रहेगा तो नीचे नहीं जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये एक असम्पशन है जो मोटा मोटी जो ऑप्शन सेलर्स है उनने अपनी एनालिसिस किया और उस हिसाब से उन लोग ने अपना रेंज निकाला है। लेकिन आपको मैं वही बता दूं कि मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे तो ये कैसे वर्क करता है कि जैसे अगर मैं सपोज करता हूँ मार्केट कल और ऊपर जाने लग गया तो ये जो कॉल राइटर्स हैं ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से अनवाइंड करेंगे और जाके पुट राइटिंग करेंगे, और आप कल आके देखोगे तो पुट साइड पे ओआई और भी ऊपर जाने लगेगा और कॉल साइड का जो इस साइड का ओआई है वो रिड्यूस होने लग जाएगा। और सेम अगर ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट कल गिरने लग गया तो ये जो कॉल साइड का ओवाई है दोस्तों वो और इंक्रीज होने लग जाएगा। इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आपको और प्लस होने दिख जाएगा और इधर आपको माइनस होते हुए दिखेगा और ओवाई इधर घटने लग जाएगा। तो जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं दोस्तों, मार्केट जिस तरफ जा रहा होता है वो उस तरफ जाके बैठने की ट्राई करते हैं और थोड़ा सा ऊपर और नीचे स्ट्रेडल्स और स्ट्रैंगल्स भी बनाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसी होती है कि मार्केट 66% टाइम्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइडवेज रहता है और 33% टाइम्स ही वो ट्रेंडिंग रहता है। तो जब मार्केट ट्रेंड करेगा तो वो अपनी पोजीशन अपोजिट डायरेक्शन में बनाना शुरू कर देते हैं। जो लोग बोलते हैं कि इधर भाई ये सपोर्ट है, इधर रेसिस्टेंस है ऑप्शन के डेटा के हिसाब से, लेकिन वो ऐसा है कि जैसे ही ये इसका रेसिस्टेंस है वो ब्रेक होएगा गाइस तो एक अच्छा मोमेंटम भी आना शुरू हो जाता है। उसके रेसिस्टेंस के बाद एक्चुअली ये बायर का टाइम होता है, जाके जो ऑप्शन बायर्स होते हैं इस टाइप के जहाँ पे हाईएस्ट ओवाई होती है वो एरिया जब ब्रेक होते हैं तो जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको एक्चुअली जो ट्रेड करना चाहिए उसके बाद ही ट्रेड करना चाहिए, जब तक एक रेंज के अंदर ऑप्शन बायर को नहीं ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपके ये एक बहुत ही काम की बात बता रहा हूं। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो गाइस तो बायर को हमेशा हाईएस्ट ओवाई वाली जो भी स्ट्राइक्स हैं या जो प्लेसेस है वो ब्रेक जैसे ही होएगी उसका ब्रेकआउट होएगा, ब्रेकआउट होएगा या नीचे की तरफ होएगा तो वो हम ऐसा बोलेंगे कि ब्रेक डाउन हुआ। तो वो ब्रेक आउट हो या ब्रेक डाउन हो उसके बाद ही ऑप्शन बायर को घुसना चाहिए और उसके बाद ही उसको बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्शनल मूव आने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं जिनने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की होती है हैवीली, तो वो अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए भी भागते हैं, जिसको कि हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, क्योंकि उनने पहले सेल किया है। तो आप एक सपोज करो वो ऑप्शन उनने सेल किया और उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ और आप जाके वो ऑप्शन बाय करते हो, अब उनका लॉस चालू हो गया तो वो अपने स्टॉप लॉसेस सेट करेंगे या इधर ऑप्शन सेल करके यहाँ से ऑप्शन से निकल के दूसरी जगह जाके बैठेंगे। तो उसको ऑप्शन से अगर निकलना है तो उसको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसने सेल किया हुआ है। तो सेलर जब एग्जिट करना चाहता है अपनी पोजीशन तो उसको वापस से बायर बनना पड़ता है और बायर बनते ही उस ऑप्शन में डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लॉट्स है जो यहाँ पे सेल होके बैठे थे, अब इन लोग के स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू हो गए हैं। तो शॉर्ट कवरिंग के वजह से गाइस एक डिमांड बूस्टअप होती है और डिमांड बूस्टअप होने की वजह से एक अच्छा डायरेक्शनल मूव उस तरफ आ जाता है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको क्या चाहिए कि बिना थकाए बिना परेशान किए सीधा डायरेक्शनल मूव आए, ताकि टाइम भी कम लगे, टाइम वैल्यू आपकी कम लगे और सीधा डायरेक्शनल मूव आएगा तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो आपको एज एन ऑप्शन बायर उस टाइप के सिनेरियोज में ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए या ज़्यादा अच्छे ट्रेड ढूंढने चाहिए जब हाईएस्ट ओआई वाले जो रेंजेस है वो ब्रेकआउट होते हैं। और इसको सपोर्ट है रेसिस्टेंस ऐसा समझ के बैठ ही जाना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस ब्रेक होने के लिए ही बनते हैं मार्केट में। ये चीज़ याद रख लो, ये चीज़ आपको कोई दूसरा ऑप्शन चेन एनालिसिस के वीडियो में नहीं बताएगा। वो तो यही बताएगा कि यहाँ पे ये जो ओआई है ये हाईएस्ट है तो कुछ भी हो जाए ये ब्रेक नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी एक चलो मेरा एक लाइव ट्रेड ही बताता हूँ। मार्केट अभी ओपन ही है, 3:09 हुई है तो मार्केट अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब आप इधर देख रहे हो गाइज, ये टाटा पावर का ट्रेड है। मैंने ऑप्शन नहीं बाई किए, मैं फ्यूचर्स बाई किए, लेकिन मैं आपको खाली एक दूसरी चीज़ बताने की ट्राई कर रहा हूँ। सिर्फ 2 लॉट बाई किए, ये लास्ट वीक बाई किया था, आज वेडनेसडे, ये शायद लास्ट ट्यूसडे को बाई किया था। तो एक हफ्ता और एक दिन हुआ है, 1 वीक प्लस 1 डे ऐसा समझ सकते हैं, उतना हुआ है। और इसमें आप मेरे को प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो
तो ये हो रहा है 1,06,000 रुपये। इसका मतलब ऑलमोस्ट 53,000 रुपीज़ पर लॉट। 53,000 रुपीज़ पर लॉट मतलब, क्योंकि एक लॉट में मार्जिन कितना लगता है, शायद 1,15,00,000 रुपये के आसपास, तो उसके सामने 1,15,00,000 के सामने 53,000, तो एक हफ्ते के अंदर ही प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। अब ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन इधर। ये एक्चुअली वेबसाइट में मुझे हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा, इसके लिए मैं आ रहा हूँ। अगर मैं फिलहाल ऑप्शन चेन टाटा पावर का इधर आके एनएससी की वेबसाइट में देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। टाटा पावर खोल लेता हूँ। तो टाटा पावर का फिलहाल वो ऑप्शन चेन है दोस्तों, वो क्या बता रहा है कि जो हाईएस्ट ओआई है वो कहाँ पे है, इधर है। 260 पे कॉल की हाईएस्ट ओआई है और पुट की हाईएस्ट ओआई है 250 पे, जो कि 1319 है। तो क्या पहले भी ये सिनेरियो था? अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको बताया, ऑप्शन सेलर्स एक जगह से हट के दूसरी जगह शिफ्ट होते जाते हैं। अब मैं आपको वो प्रूव करने की ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट ही बता देता हूँ टाटा पावर का। टाटा पावर का जो चार्ट है दोस्तों वो खोल लेते हैं, और हमने जो बाय किया है टाटा पावर वो मैं आपको बता देता हूँ। वो कहीं इस जगह पे बाय किया हुआ है और पिछले एक हफ्ते से बुलिश मूव लगातार चलते ही जा रहा है, और मैं पोजीशन फिलहाल होल्ड कर रहा हूँ। और अभी भी कोई मैंने एग्जिट नहीं किया है, पोजीशन होल्ड की हुई है। 2 लॉट है, 2 लॉट में इधर देखोगे 1,09,000 1,10,000 बन रहा है। तो फिलहाल ये जो मैं कर रहा हूँ ये ट्रेंड फॉलोइंग है। और ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करता है, अगर आपको वो सीखना है तो मेरी वेबसाइट पे आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं सिखाता भी हूँ, कोर्स भी है, उसमें मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। और ये जो इंडिकेटर है टूल है, ये भी मैं मेरे कोर्स मेंबर्स को प्रोवाइड करता हूँ, और कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहता है ट्रेंड स्पॉट करने में। ठीक है गाइस, तो अब इधर आ जाते हैं कि ये कैसे इसको मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट तो क्या मैं आपको बता दिया, नीचे से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है। लेकिन अगर मैं ऑप्शन का डेटा देखता इस तरीके से, जैसे ये सिखाया जाता है कि ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, तो हिस्टोरिकल डेटा पे चले जाते हैं। और टाटा पावर का मैं खोल लेता हूँ। और 30th की एक्सपायरी है, और डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जब मैंने बाय किया था। ये शायद 31st को बाय किया था, 31st ऑफ अक्टूबर को। तो 31st ऑफ अक्टूबर पे गाइज उस वक्त जो एट द मनी की जो स्ट्राइक प्राइस थी वो इधर आप देख सकते हो 240 की स्ट्राइक प्राइस थी। और मैंने जो बाय किया था वो कब किया था, कितने में किया था वो बता देता हूँ। इधर आप देखोगे 240 पे ही बाय किया हुआ है, और अभी चल रहा है 256, और जो बाइंग प्राइस है 240.15 थे। ये मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ 31st ऑफ अक्टूबर का। और हम रोज कैसे कैसे ऑप्शन चेन चेंज होता है वो मैं आपको बताने की ट्राई करूंगा। तो 240 की स्ट्राइक प्राइस चल रही थी, और उस वक्त जो हाईएस्ट ओआई था गाइस वो था 250 पे। इधर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, पर ओके ऐसे हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये 65 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा था, और इसमें चेंज इन ओआई आप देखोगे तो 11 लाख तब उस दिन ऐड भी हुए थे। 65 लैक्स का टोटल ओआई हो गया था। और ये पूरा कॉल साइड का आप देखोगे तो हर जगह पे ही ओआई ऐड हो रहा था। ओवरऑल ये इसका ओआई था, सबसे हाईएस्ट था 250 पे, लेकिन ओवरऑल हर जगह पे थोड़ा थोड़ा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा था। 11 लाख सबसे हाईएस्ट ऐड हुआ था 250 पे, पर देन इधर आप देखोगे इधर भी ऐड हुआ था, इधर भी 6 लाख ऐड हुआ था। तो ये जो 6 लाख ऐड हुआ, ये जो 5 लाख ऐड हुआ, इसको भी हम सिग्निफिकेंट ही समझेंगे। जो मैक्स ओआई थी उसके कंपेयर में 50% तो इधर भी ऐड हो चुका था गाइस। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ कि ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हुआ था। तो इधर आप देखोगे 240 पे जहाँ पे थे एट द मनी पे भी ऐड हुआ था, 245 पे भी ऐड हुआ था। और अगले ही दिन मार्केट में क्या हुआ था, इसको मैं डेली का चार्ट कन्वर्ट कर देता हूँ, और एक बार टूल को भी मैं हाइड कर देता हूँ। अब इधर आ जाते हैं अगले दिन 1 तारीख को। तो 1 तारीख को मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, 240 से 237 तक आया था। तो 237 तक आया था, तो अगले दिन इधर आके हम देख लेते हैं 1 तारीख को तो क्या हुआ था। तो और ओआई ऐड हुआ होगा, ये देखो अगले दिन भी और ओआई यहाँ पे ऐड किया गया है, इस जगह पे भी ऐड हुआ है, और जो पहले सबसे हाईएस्ट ओआई वाला था वहां पे भी और 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं दोस्तों, मार्केट जब नीचे आता है तब आप देखोगे कॉल साइड पे धीरे धीरे ओवरऑल ओआई ऐड होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तब यहाँ से जो कॉल साइड की ओआई है वो अनवाइंड होती है, और पुट साइड पे ओआई ऐड होना शुरू हो जाती है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो चेंज होते रहता है। जो आपको आज यहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ। अब मैं आपको मेन चीज दिखाता हूँ। इधर 71 लाख रुपीज 71 लाख की ओआई है, सबसे हाईएस्ट है 250 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। 250 का भी ब्रेक होएगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, अभी मैंने आपको बता दिया 256 का प्राइस तो अभी चल रहा है, वो ब्रेक हो चुका है। तो ये लेवल्स भी तो ब्रेक होते ही है ना।
तो ऑप्शन सेलर जो है दोस्तों वो एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। इधर आप देखोगे अभी तक भी कॉल में ही एडिशन चल रहा है ओआई का, और पुट में इतना खास एडिशन नहीं चल रहा है। एक स्ट्राइक प्राइस पे थोड़ा एडिशन है, लेकिन ओवरऑल कोई इतना खास एडिशन नहीं चल रहा है। और ये जो एडिशन एक साइड पे दिख भी रहा है, तो ये भी आप देखोगे तो खाली शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग कैसे पता चलता है हमें, मैं आपको बताता हूँ। 232 का स्ट्राइक प्राइस जो है दोस्तों, उसमें से शिफ्ट करके लोग 230 पे आ गए हैं। 232 के स्ट्राइक प्राइस, 232.5 के स्ट्राइक प्राइस का जो ओआई था वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, उसके सामने 230 पे जो है वो इंक्रीज हो गया है। क्योंकि मार्केट एक दिन नीचे आया तो उन लोग ने भी अपनी पोजीशन से और थोड़ी सी नीचे कर ली, एक टाइप से 32.5 से शिफ्ट होकर 30 पे जाके बैठ गए हैं। अब और नीचे जाएगा तो यहाँ से भी ये ओआई रिड्यूस होगी और आगे की तरफ शिफ्ट होगी और दूसरी खास ओआई कॉल की तरफ बनने शुरू हो जाएगी। तो अब ये फिलहाल जो डेटा है ये 1 तारीख का डेटा है, और 1 तारीख के डेटा को कोई देख के एनालाइज करेगा तो वो ये बता देगा कि जो 250 का ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और ये टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, मैं अभी आपको बता दिया मेरी पोजीशन में। इधर भी आप देख सकते हो 254.95 का प्राइस चल रहा है। तो अब होता क्या है, जैसे जैसे मार्केट आप इधर देखोगे बुलिश होता गया, तो अब मैं आपको एक एक दिन का बताऊंगा। 1 तारीख को आपने देखा इधर कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था, क्योंकि मार्केट ऐसा अज्यूम कर रहा था कि ऊपर नहीं जाएगा टाटा पावर का स्टॉक। तो अगले दिन 2 तारीख का डेटा निकाल लेते हैं। अब 2 तारीख के डेटा में हमें क्या दिख रहेगा इस वो हम देख लेते हैं। तो फिलहाल 2 तारीख के डेटा में आप देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी 250 के कॉल के स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, जिसमें से कि एक्चुअली थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट कल से रिड्यूस हुआ है, पर देन हाईएस्ट अभी भी बना हुआ है। और ड्रास्टिकली एक जगह पे आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया। वो कहाँ पे हुआ है, 240 पे हुआ है। क्यों? क्योंकि 240 का लेवल ब्रीच हो गया। तो जैसे ही वो लेवल ब्रीच हो गया तो ये जो ऑप्शन सेलर्स थे उन लोग ने अपना लॉस बुक करना शुरू किया, वो यहाँ से भागे, उनकी फटी है ऐसा बोल लेंगे। तो वो यहाँ से भागे। अब वो यहाँ से भाग के कहाँ गए, तो आगे आप देखोगे तो यहाँ पे इतना हैवीली शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन वो लोग ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन आगे की तरफ शिफ्ट की है ऐसा लगता है। इधर आप देखोगे तो 50% के आसपास तो ऑलमोस्ट जो एटीएम है उस पर ही शिफ्ट हो गई है पोजीशन। मतलब अभी भी उनको खाली जो वो हो गए थे इन द मनी, तो इन द मनी पोजीशन नहीं कैरी करना चाहते थे और एटीएम पे आना चाहते थे, इसलिए एक टाइप से 50% यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और बाकी का धीरे धीरे और आगे शिफ्ट कर दिया, ऐसा हम बोलेंगे। तो लोग यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप लोग समझ लेते हो कि ये एक यहाँ पे हैवी ओपन इंटरेस्ट है, तो वो हैवी ओपन इंटरेस्ट के एरिया पे प्राइस आता है तो धीरे धीरे जो ऑप्शन सेलर है वो पागल नहीं है, वो आगे अपनी पोजीशन शिफ्ट करते जाएगा। तो उसके भरोसे आपने वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ले लेना है, अपना एनालिसिस तो करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कब से वो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, इसको अपने एनालिसिस के साथ मैच करना है। अगर मैच होता है, जैसे आपको मैं बताऊं तो अगर अपने पास ऐसा एनालिसिस था कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है और आप देख रहे हो कि 240 ब्रीच हुआ और यहाँ से लोग भागे हैं, तो इसका मतलब और आगे जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा हम बोलेंगे इस स्टॉक। अब वहाँ जाते हैं अगले दिन 3 तारीख को। 3 तारीख को डेटा इधर चार्ट पे आके देखोगे तो क्या हुआ था, कुछ भी नहीं था, साइडवेज था। 2 कैंडल बनी थी और ओवरऑल साइडवेज था, थोड़ा सा माइल्डली बेरिश था पर ओवरऑल ज़्यादा साइडवेज ही था। तो वो होते ही क्या हुआ, इधर आप देखोगे तो 250 का जो स्ट्राइक प्राइस था, 250 के स्ट्राइक प्राइस पे वापस से थोड़ा सा और ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, लेकिन अभी भी सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वो ही कैरी कर रहा है कॉल साइड पे। फिर हम आ जाते हैं 6 तारीख को। तो 6 तारीख को क्या हुआ, चार्ट पे 6 तारीख को देखोगे तो एक बहुत अच्छा मूव आया था अपसाइड पे और गैप अप ओपनिंग था और उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया था और जो क्लोजिंग थी वो 249 की थी और 250 का उस वक्त एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बन गया था। और इधर आप देखो 1 करोड़ 2 लाख, सब इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो गया और नई इतनी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हुई है। 34 लाख की नई ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुई है। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है उनको ये लग रहा था कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है और इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। और इनफैक्ट आगे के जितने भी OTM थे उसमें आप देखोगे हर जगह पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, हर जगह पे ऑप्शन सेल किए गए हैं। लेकिन होता क्या है कि मार्केट उसके बाद और आगे जाता है। तो अब हम करंट डे पे आ जाते हैं, लेटेस्ट पे। तो लेटेस्ट दिन पे आके आप देखोगे तो आज जैसे क्लोजिंग अब हो चुका है मार्केट का 254 पॉइंट, मतलब 255 समझ लो क्लोजिंग हुआ है। तो जो 250 था उसकी स्ट्राइक प्राइस में क्या हुआ ये देखो, 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। मतलब ये ओपन इंटरेस्ट जो है ये खत्म हो चुका है। यहाँ से लोग जो ऑप्शन सेलर थे वो भागे हैं, फटी है उनकी। और जो 1 करोड़ के ऊपर था OI वो 80 लाख के भी नीचे आ चुका है। और अब ये लोग जो भागे हैं,
अब इनने क्या किया, ये पोजीशन आप समझो पोजीशन कैसे शिफ्ट होती है। ये यहाँ से भाग के कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए, कुछ यहाँ पे गए। इन लोग ने आगे की स्ट्राइक प्राइजेस पे सेलिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये नॉर्मली ऑप्शन सेलर जैसे ही करते हैं, अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए हमें जो दिख रहा होता है कि ये सबसे हाईएस्ट ओआई, आगे चल के कोई दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओआई आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ये 79 ही है और ये 77, ये ऑलमोस्ट सिमिलर, दो स्ट्राइक प्राइसेस आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर बन चुका है। या शायद इधर 77 और इधर 79 होता तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता डेटा में, लेकिन हम ऐसा ही बोलते हैं कि अब हाईएस्ट जो ओआई है वो 260 पे पहुंच गई है, जो पहले 250 पे घूम रही थी। और ये 260 पे आप जो देख रहे हो हाईएस्ट ओआई है, जो पहले बिल्कुल ही कम थी। अब ये मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता रहा तो हमने एक चीज नोट नहीं की है, लेकिन आप खुद आप बैक टेस्ट करके देख लेना, तो पुट साइड पे जो है कंटिन्यूसली चेंज इन ओआई जो है ये रोज धीरे धीरे बढ़ ही रहा होगा। यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो कितने डायरेक्शनल जो ट्रेडर्स होते हैं वो पुट बेचना शुरू करते हैं, और जितने वो स्ट्रैडल्स और स्ट्रेंगल्स वाले होते हैं वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे मार्केट वन साइडेड जाना शुरू करता है। तो दो अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है ऑप्शन सेलिंग में भी, एक डायरेक्शनल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल वाले जो होते हैं वो अपनी पोजीशन शिफ्ट करते जाते हैं, और जो डायरेक्शनल होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन पे जाके बैठ के अपनी पोजीशन उस तरफ बनाते जाते हैं गाइस। तो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर वर्क। सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो आप देखते हो चार्ट पे, सॉरी चार्ट पे नहीं है, ओआई के डेटा पे, तो उससे बेटर है पहले चार्ट पे देखो, फिर उसको यहाँ पे आके मैच करो। अगर वो आपको कंफर्मेशन दे रहा है डेटा, देन डेटा को आप फॉलो कर सकते हो। ब्लाइंडली डेटा को फॉलो मत करो, और अगर ब्लाइंडली डेटा को फॉलो करता तो मैंने जो आपको मेरी पोजीशन बताई है वो पोजीशन में इतना यहाँ तक होल्ड ही नहीं कर सकता था, क्योंकि रोज ही ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये कॉल साइड पे ओआई बढ़ रही है, कॉल साइड पे ओआई बढ़ रही है। इसका मतलब ऑप्शन सेलर्स कॉल बेच रहे हैं, मतलब लोगों को ये लग रहा है या बड़े प्लेयर्स को ये लग रहा है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला। तो मैं लेके बैठा था, मैं लेके बैठता क्यों, मैं क्या कर लेता उसका, लेकिन तो भी हम लेके बैठे थे, क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्राइस है, प्राइस भगवान है, ऐसा गुजराती में बोला जाता है, भाव भगवान से। और मैं खुद गुजरात से हूँ, तो ये मैं डायलॉग जो बचपन से सुनता आ रहा हूँ, भाव भगवान से, एंड दैट इज मच मोर ऑब्वियस। कल ही 5% की एक कैंडल बनेगी 30 मिनट्स के अंदर अगर, तो ये जो पूरा डेटा देख रहे हो 30 मिनट के अंदर पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। फिर आप आके सोचोगे यार इधर तो हाईएस्ट ओआई था, इधर ये था, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है। प्राइस जो है, प्राइस के पीछे सारी चीज़ें फॉलो होती है, और इसके लिए हम चार्ट एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चार्ट एनालिसिस मतलब चार्ट पे क्या होता है, कैंडल स्टिक्स बनी होती है, और जो कैंडल स्टिक्स होती है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ प्राइस का ही डेटा होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, दैट्स इट। तो प्राइस को देखोगे चार्ट पे, प्राइस का एनालिसिस करोगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है दोस्तों। उसके बाद ये डेटा एनालिसिस को खाली एज अ कंफर्मेशन आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, टोटली इस पर डिपेंड होकर ट्रेड मत करना। और आज तक अगर कर रहे हो तो आपको क्या उसका रिजल्ट मिला आपको पता ही होगा। ये एक तरीका है जो सपोर्ट रेसिस्टेंस की जो बातें थी, मैंने खाली वो एक टाइप से आपको समझाने की ट्राई की कि स्टॉक मार्केट में लोग सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढते हैं ओआई को देख के, और चेंज इन ओआई को देख के, वो देख सकते हो, आप ढूंढ सकते हो, टोटली उस पर रिलाई मत करो। ओके गाइस, तो एक्चुअली अब मैं वापस से एक हफ्ते बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में दिवाली आ गई थी और वो वीडियो को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो एनीवेज वो पोजीशन एक टाटा पावर की मैंने आपको बताया, वो पोजीशन बुक भी कर ली थी लास्ट वीक हमने, और फिर अब इस वीक की पोजीशन, तो इसके भी ट्रेड एग्जांपल्स की तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो निफ्टी नवंबर फ्यूचर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है, और 6.6% का प्रॉफिट चल रहा है। महिंद्रा फाइनेंस के फ्यूचर्स में 259 से 76 तक पहुंचा है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में इतना नहीं हुआ है। तो ये प्रॉफिट्स में बुक कर रहा था, पर ये ट्रेड आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके पहले हम एक स्क्रीनशॉट भी खींच लेते हैं, क्योंकि इसको एज अ ट्रेड रेफरेंस हम यूज़ करेंगे अपने आगे अभी जो ऑप्शन चेन की एनालिसिस है उसके लिए। तो ये प्रॉफिट में एक बार अभी मैं बुक कर लेता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो ये ओके निफ्टी में बुक इस तरीके से बुक नहीं होगा, 1800 करके होगा। तो ये प्रॉफिट्स मैंने सारे के सारे बुक कर लिए हैं। अब ये जो ट्रेड थे जिसमें ये ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था निफ्टी में हमें, तो ये अब ऑप्शन चेन का अगर मैं डेटा देखता तो मैं ये कभी होल्ड ही नहीं कर पाता, और यहाँ तक कभी मैं इसको 300 पॉइंट अचीव ही नहीं कर पाता अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा उस तरीके से देखता जैसे आप लोग सब देखते हो या जैसे सिखाया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके से। लेकिन अब उसमें कैच किया है हम क्यों, मैं इस तरीके से क्यों नहीं देखता हूँ, और आपको अगर
कुछ बेटर करना है तो कैसे कर सकते हो, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आज सिखाऊंगा दोस्तों। तो लेट्स गो अहेड। तो गाइस ओवरऑल मैं आपको जो समझाने की ट्राई कर रहा था, शायद पता नहीं मैं उतना क्लियर था कि नहीं, पर मैं एक क्लियरली आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस से हमें कोई ना कोई लेवल्स मिलते हैं। जैसे कि ये सपोज करते हैं 19,200 है, ये 19,500 है, ये लेवल्स हमें मिलते हैं और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो OI है वो हाई है। तो इसका ये मतलब लोग जनरली इसको ऐसा समझते हैं कि ये अब रेसिस्टेंस एरिया हो गया, और रेसिस्टेंस एरिया मतलब मार्केट यहाँ आएगा तो रिवर्स होएगा। पर देन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको खाली OI डेटा देखोगे, खाली आप ये ऑप्शन चेन देखोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। शायद आज तक आप देख के ट्रेड कर ही रहोगे, कितना हो गया नहीं हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, लेकिन होएगा तो कैसे होएगा मैं वो बताता हूँ कि मार्केट में पार्टिसिपेशन कौन सी साइड पे है, बड़े पैसे कौन सी साइड पे लग रहे हैं। ये OI का डेटा देख के आप खाली जज करने की ट्राई करोगे तो नहीं होएगा। मार्केट में जो प्राइस है उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये OI जो है दोस्तों, ये डेटा है कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो रहे हैं। बट देन ये डेटा रेगुलरली चेंज होते रहेगा जैसे प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। इसका मतलब ये डेटा के पीछे भी जो बाप है वो प्राइस है। और जो मैंने आपको बताया था कि भाव भगवान से, भाव मतलब प्राइस, इसके लिए आपको जो चार्ट्स है वो देखना ज़रूरी है, उस पर एनालिसिस अच्छे से करना ज़रूरी है, ट्रेंड एनालिसिस करना ज़रूरी है, ट्रेंड कौन सी तरफ जा रहा है। आप ट्रेंड कैसे पहचानोगे? प्राइस को देख के। प्राइस आप देख के खाली वो फिगर्स देख के तो पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम चार्ट्स देखते हैं। चार्ट्स में क्या होता है? चार्ट्स में होते हैं कैंडल्स। अब कैंडल्स किस चीज़ से बने होते हैं? कैंडल्स क्या बताते हैं? तो कैंडल्स हमें प्राइस की इंफॉर्मेशन देती है कि प्राइस ऊपर गया, आज नीचे गया, आज हाई क्या था, आज लो क्या था। तो ओवरऑल जो कैंडल स्टिक्स हैं वो हमें प्राइस बताती है, और भाव भगवान से तो प्राइस को ही हमें फॉलो करना है, इसलिए हमें चार्ट्स फॉलो करने से सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना, चार्ट्स पे आना चाहिए। ट्रेंड स्पॉट होने के बाद अब एक चीज सुन लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका OI का डेटा, ये वो सब जो भी है, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो उसमें हम रेसिस्टेंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो क्यों ऐसा? क्योंकि जब प्राइस ऊपर चल रहा है तो हमें प्राइस पता है कि ऊपर जा रहा है, तो हमें क्या करना है? उस केस में हमें बाय करना है। पर बाय कहाँ से करना है? एक सपोर्ट एरिया से बाय करना है। तो अगर प्राइस एक्शन में आपको कोई सपोर्ट एरिया दिख रहा है, उस वक्त उस एरिया में OI जो है वो भी हाई है, चेंज इन OI है वो भी बढ़ा हुआ है, देन दिस इज ओके, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ये डेटा आपके काम का है। लेकिन जब एक अप ट्रेंड चल रहा है और अगर आप एक रेसिस्टेंस लेवल देख रहे हो और उस एरिया में OI भी हाई है और चेंज इन OI वो भी हाई है, तो इसको भूल से भी फॉलो मत करना, कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान ही खाओगे। अब ये चीज मैं आपको बताता हूं कैसे। अब ये जो मेरा ट्रेड था निफ्टी का दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताया 300 पॉइंट से ज़्यादा हमने निकाले, 12 लाख का प्रॉफिट किया, तो ये आपको बताऊं तो ये ट्रेड इनिशिएट हुआ था कुछ 10 तारीख को, 10th को मैंने इधर लिया हुआ था ये ट्रेड। और ये ट्रेड लिया था, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट भी किया था। और ये एक्चुअली हम स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं, मैं आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे दिखाता हूँ। तो ये जो ट्रेड है गाइस, वो इधर कहीं बाई किया था और सेकंड बाइंग मैंने इधर किया था। 2 बार में एंट्रीज ली थी और फिर एक दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में भी छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की थी, और उसके बाद ये प्राइस ऊपर गया और इधर हमने अभी ऊपर प्रॉफिट्स बुक किए। तो अगर मैं OI देखता कि मैंने आपको क्या बताया कि अप ट्रेंड है, जैसे ये अभी अप ट्रेंड चल रहा है। देखो अप ट्रेंड हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ये एक डाउन ट्रेंड है, 200 EMI देख लो, 200 EMI डाउन स्लोपिंग है, प्राइस उसके नीचे मतलब डाउन ट्रेंड है, 200 EMI अप स्लोपिंग है, प्राइस उसके ऊपर है, तो अप ट्रेंड है। मैं ये ATR लाइन भी यूज करता हूँ, और ATR लाइन को, ये ATR लाइन नॉर्मल ATR लाइन नहीं है, ये अलग है कुछ, उसमें वो एक टाइप से मूविंग एवरेज की ATR लाइन है। उसको किस तरीके से हम यूज करते हो उसको सीखना तो मेरी वेबसाइट पे आ सकते हो, विच इज उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ही है गाइस। एनीवेज, अब मैं आपको ये ट्रेड की बात बताता हूँ। तो ये जो ट्रेड है, यहाँ पे कुछ एंट्री थी, यहाँ पे कुछ एंट्री थी और यहाँ पे कुछ एंट्री थी, और ये सारी एंट्रीज मिला के मेरा फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर लिया हुआ था। एक्चुअली जो हम OI का डेटा देखते हैं उसमें जो प्राइसेस होते हैं वो स्पॉट के प्राइस होते हैं, इसलिए हम स्पॉट के चार्ट पे आ जाते हैं। तो स्पॉट के चार्ट पे आप देखोगे तो ये जो मेरा ट्रेड था उसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ एंट्री यहाँ पे थी और कुछ एंट्री यहाँ पे थी और फिर कुछ एंट्री यहाँ पे भी थी और ऊपर गए थे। लेकिन स्पॉट के हिसाब से जो एवरेज छोड़ो, इधर जो मैंने एंट्री की थी तो उस वक्त जो प्राइस था वो स्पॉट का 19,350 था।
अब उस वक्त मैं जब एंट्री किया था 19350 का अगर मैं डेटा देखूं, मैं आपको दिखा देता हूं, तो मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाता हूं 10th ऑफ नवंबर। तो ये 10th ऑफ नवंबर का हम डेटा निकाल देते हैं। एक्चुअली ये 10th ऑफ नवंबर का, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा एक दिन पहले का, क्योंकि ये तो 10th ऑफ नवंबर की क्लोजिंग है। मैंने तो 10th को सुबह ओपनिंग पे लिया था, तो 9 को मैं अगर आके डेटा देखूंगा, जो मैंने 350 पे मैंने ऑप्शन बाई किया था, तो उस वक्त 350 पे आके हम ATM पे थे, और डेटा देखोगे तो हाईएस्ट OI जो है दोस्तों, वो हाईएस्ट OI कहाँ था वो देखोगे तो इट वाज एक टाइप से, ये भी एक हाईएस्ट OI थी और ये भी एक थी, ये हाईएस्ट थी और ये सेकंड हाईएस्ट थी। इसका मतलब 19,500 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस एरिया था, और उसके बाद 19,400 भी एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस एरिया था। और मैं अगर 350 पे जाके बाइंग कर रहा हूँ और 400 पे ही एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस एरिया खड़ा हुआ है, तो मैं कैसे बाय करूँगा? मतलब 50 पॉइंट के लिए तो कोई स्विंग ट्रेड में प्लान करूँगा नहीं। 50 पॉइंट के लिए इंट्राडे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड तो प्लान कर नहीं सकते या इतना होल्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये चीज़ पता थी, मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में मैंने आपको जैसे बताया, रेसिस्टेंस को मारो गोली, इसको भूल जाओ वरना कभी नहीं कमा पाओगे। और एक लॉजिकल बात समझो, मार्केट को अगर ऊपर जाना है या नीचे आना है, हर जगह पे हर 100-200 पॉइंट पे आपको हाईएस्ट OI दिख जाएगी। तो क्या उसके ऊपर कभी मार्केट जा ही नहीं सकता या उसके नीचे कभी जा ही नहीं सकता? ऐसा कभी होने वाला है? तो दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन अब अप ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हम देखते हैं रेसिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया सॉरी। तो सपोर्ट की बात करें दोस्तों, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। तो सपोर्ट में मुझे क्या दिख रहा था कि नीचे के साइड पे अगर मार्केट में 350 पे उस वक्त बाई करने की बात कर रहा था, ओके 350 पे अगर मैं उस वक्त बाई करने की बात कर रहा था, तो नीचे की साइड पे रेसिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है वो नियर बाय कहाँ पे, हम वो देख लेते हैं। तो 300 के लेवल पे एक सेकेंड हाईएस्ट OI था और दूसरा सेकेंड हाईएस्ट OI था 200 के लेवल पे। तो अगर मैं आप 200 के लेवल को सपोर्ट तो गिनता हूँ, लेकिन मैंने अपना जो स्टॉप लॉस रखा था वो फिलहाल इतना देख लिया था कि 300 पे भी एक अच्छा खासा OI बना हुआ है पुट साइड पे। तो पुट साइड पे बना हुआ मतलब यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हो रखे, तो उसके नीचे नहीं जाएगा, हम ऐसा एक बार अज्यूम करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी जहाँ से बाय करना था, मेरे सारे दूसरे टेक्निकल्स मैच हो रहे थे, टेक्निकल्स दूसरे सारे मैच हो रहे थे। तो इसका सिर्फ एक सेकंड कंफर्मेशन आपको लेना है, तो एक्चुअली तो जरूरी नहीं, मैं काफ़ी बार नहीं भी लेता हूँ, पर ये मैंने उस वक्त देखा था। तो इसको हम एक टाइप से ऐसा कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई OI में सपोर्ट है ना अपने पास, तो ठीक है। ऊपर रेसिस्टेंस के बारे में मैं सोचता तो उसमें ट्रेड ले ही नहीं पाऊंगा, ना ही होल्ड कर पाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं सोचा। और फिर हम आ जाते हैं सीधा उसके आगे, ये फिर मंडे को आ जाते हैं 13th को। तो 13th को आप देखोगे, ये एक्चुअली मुहूर्त ट्रेडिंग का छोटा सा एक दिन था। 13 को मार्केट नीचे आया और फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपर 400 और 500 की OI थी ना, वो आपको और भी स्ट्रांग होती हुई दिख जाएगी, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन तो बेचते ही रहते हैं, और जैसे ही मार्केट उस लेवल को क्रॉस करता है तो जाके फटाफट ऑप्शन बुक करके उसको आगे कैरी कर लेते हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे, मतलब उसको आगे शिफ्ट करते हैं। अब आ जाते हैं हम 13 के बाद, ये लेटेस्ट आज की तारीख पे 13 पे पहले आपको दिखा देता हूँ। 13 का जो डेटा था मैंने आपको बताया था कि उसमें 13 को भी आप देखोगे तो 500 का जो लेवल था, जो पहले भी था, उसमें और भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका था। 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट आ चुका था और 27 लाख उसी दिन नए ऐड हुए थे। और जो आगे एक दूसरा रेजिस्टेंस एरिया था जो 400 का था, वो भी कहीं ना कहीं 56 लाख तक पहुंच गया था, जो पहले इससे छोटा था, और 11 लाख उसमें भी और एडिशन हुआ था। अब ये डेटा अगर आप देखते हो कि ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी हुआ है, ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट भी है उस जगह पे, तो इसका मतलब तो रेसिस्टेंस एरिया ये क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा ही हो जाता है मार्केट में। लेकिन अब उस तरीके से नॉर्मल लोग सोचते हैं, हम अप ट्रेंड में रेसिस्टेंस को नहीं देखते, हम अप ट्रेंड में सिर्फ सपोर्ट एरियाज देखते हैं। तो हमारे जो सपोर्ट एरियाज थे गाइस, जो 300 के थे, जो हमने सपोर्ट एरिया की तरह कंसिडर किया था, तो इधर आप देखोगे तो ये अभी भी एक हाईएस्ट एरिया की तरह ही वर्क कर रहा था, और दूसरा कि जो 400 था अब उसमें हाईएस्ट OI बन गया था। मतलब जो हमारा सपोर्ट था वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो चुका था। तो हम ये चीज़ देखते हैं, हमारे लिए ये पॉजिटिव है, और क्योंकि हमारा ट्रेड अप साइड का है, हम अप ट्रेंड में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम सपोर्ट साइड पे ही अपना एनालिसिस ज़्यादा देख रहे हैं। तो एनालिसिस सपोर्ट साइड पे कहीं ना कहीं 400 पे OI हाईएस्ट था, लेकिन उस दिन मार्केट थोड़ा नीचे आया था। इसके लिए आप देखोगे तो कुछ OI कम भी हुआ था, जो ये 13 को ये हाईएस्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि उससे पहले ये हाईएस्ट था, थोड़ा सा फिर कम भी हुआ था। लेकिन ओवरऑल जो 19,300 जिसको हमने इनिशियली अपना सपोर्ट समझा था, वो एरिया अभी भी स्ट्रॉन्ग था और उसमें एडिशन OI का हो ही रहा था। अब आ जाते हैं लेटेस्ट डेट पे।
जो कि आज की डेट है। अब आज की डेट में आ जाते हैं तो ये 500 का जो कॉल के साइड पे ओआई था जो 1 करोड़ तक भी पहुंच चुका था, अब सिर्फ 34 लैक्स का रह गया है। तो इसका क्या मीनिंग है, इधर आप देखोगे तो -65 लैक्स, मतलब जो लोग कॉल बेच के बैठे थे वो लोग उसमें तो भाग गए, उनने लॉस बुक किया। लेकिन लॉस बुक करके करा क्या, यही चीज को वापस यहाँ पे शिफ्ट किया। इधर 65 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट डाइल्यूट हुए और इधर ऐड हो गए 66 लैक्स, और अब 19,700 उन लोग के लिए एक रेसिस्टेंस एरिया मार्केट के लिए बन गया है। तो रेसिस्टेंस एरिया, तो ये जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो जब उनके ऊपर पानी निकल जाता है तो वो और आगे जाके बैठ जाते हैं, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, और वो अपना मैनेज कर लेते हैं। उसका रीज़न है कि उसको यहाँ पे लॉस हुआ तो उसके सामने कितने स्ट्रैंगल्स और स्ट्रेडल्स वाले भी होते हैं, जिन लोगों को सपोज करते जो 19,500 पे खेल रहे थे तो उसके सामने 19,300 और 400 के उन लोग ने पुट्स भी बेचे होते हैं। तो इधर लॉस हुआ तो इधर प्रॉफिट भी हुआ, और जिसमें लॉस हुआ उसको हटा के वापस से और आगे लेके चले गए, और इसमें भी प्रॉफिट बुक किया और थोड़ा सा और पास आ जाते हैं वो लोग, क्योंकि इसमें अब प्रीमियम जो है वो छोटे हो रखे होते हैं। तो ऑप्शन सेलर उस तरीके से भी काम करते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो अपना जिस जगह पे जिस साइड पे मार्केट गया उस साइड पे लॉस होता है तो बुक करके और आगे का बेचते हैं, और इस साइड पे प्रॉफिट हो चुका है तो ये बहुत छोटे हो चुके हैं ऑलरेडी प्रीमियम, तो इसको भी प्रॉफिट बुक करके इसको थोड़ा और ऊपर लेके आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं। तो आप अगर ये देख लोगे कि ये 19,500 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत हैवी है तो इसके ऊपर मार्केट जा नहीं सकता, जो बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम कर देते हैं अचानक से आके, क्योंकि वो खुद रियल टाइम ट्रेडर्स नहीं होते हैं, वो खाली ज्ञान बांटने वाले लोग होते हैं। जो ट्रेडिंग करता है उसको पता है किस तरीके से वर्क करती है चीज़ें, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको नहीं देखना है ओवाई को। तो ओवाई को आपको हमेशा ऐसे देखना है कि अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको ओवाई कैसे देखनी है, अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको हमेशा सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट कैसे ढूंढोगे, पुट साइड पे जो ओवाई है वो देखना है, और अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसमें आपको कॉल साइड पे ओवाई देखनी है। इसका मतलब आपको फिर रेसिस्टेंस देखना है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक साथ दोनों चीजें नहीं देखनी है, वो तभी वर्क करती है जब एकदम साइडवेज होता है या एक रेंज के अंदर होता है 100-200 पॉइंट के। तो आपको साइडवेज में आप दोनों को देख सकते हो, अप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट देखो, इसका मतलब सिर्फ पुट के साइड का ओवाई देखो, और डाउन ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस ढूंढो, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉल के साइड का ओवाई देखो, उधर हाईएस्ट ओवाई का है, चेंज इन ओवाई का है। तो ये चीजें आपको कुछ काम आएगी और कुछ बेनिफिट करेगी लाइफ में गाइस। तो काफी कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई की, आई होप वीडियो में मजा आया होगा। और इसमें एक्चुअली फिनिश नहीं हुआ है, और भी आगे हम इसमें सीख सकते हैं पीसीआर के बारे में, क्योंकि उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्ट सिखाए गए हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है पीसीआर रेशियो को कैसे यूज करना है। तो अगर दोस्तों मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है या मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। पीसीआर पे भी एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, जैसे ये ऑप्शन चेन का मैंने आपको बताया, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे पीसीआर पे भी, और फिर उसमें भी जो कॉन्सेप्ट्स है काफ़ी हद तक मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों आप लोग के लिए। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक जरूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल पे। जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।